साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट संख्या 2 पर चर्चा होगी। इस सेट में भी अत्यंत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न संकलित हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है, एक A रक्त समूह की स्त्री से शादी करता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है, एक A रक्त समूह की स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के O रक्त समूह होने की संभावना है 75%, 50%, 100%, 25%। तो साथियों सही उत्तर क्या है, आप भी अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर है साथियों, सही उत्तर है विकल्प संख्या बी 50%। यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि O या A दोनों के 50-50% होने की संभावना है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा आप लोग टूटते हुए तारों के देखे होंगे, वो क्या है? देखिए 4 विकल्प दिया गया है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है, और विकल्प 4 देखिए उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ये जो है टूटता तारा यानी उल्का, यह एक प्रकार का पिंड है साथियों, जो बहुत तेजी से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। 4 कथन देखिए। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। और अंतिम विकल्प देखिए, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। आप अवगत हैं, पानी को उबलने के लिए उसका तापमान क्या होना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो उबलेगा, यानी क्वथन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर नहीं होगा, जबकि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्यावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? चारों विकल्पों को बहुत ध्यान से देखिए, विचारात्मक प्रश्न होते हैं। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। रक्त के जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? बहुत ध्यान से देखिए। विकल्प संख्या 1 लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। फिर अगला विकल्प है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर का लार्वा, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो साथ में यहाँ सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। साथियों रक्त की जांच में यदि आरबीसी में, जिसको आप कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी में मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो मलेरिया होता है। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? यहाँ साथियों बहुत ध्यान से देख लीजिए, चिपको आंदोलन को बहुत विस्तृत रूप में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लगभग हर परीक्षा में चिपको आंदोलन से पर्यावरण का जहाँ वो रहता है, परीक्षा में रहता है सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन, वहाँ चिपको आंदोलन से प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? 4 विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर और A.K. बनर्जी। ठीक है, चलिए इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। साथियों पर्यावरण रक्षा हेतु यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में किसानों के द्वारा
वृक्षों की कटान रोकने के लिए किया गया था। इसका नेतृत्व तो सर सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, 4 विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा विकल्प है पौष्टिक भोजन का उदाहरण देना चाहिए। तीसरा विकल्प है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। और चौथा विकल्प है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए कि उस भोजन में जो उसके टिफिन में है कौन कौन से पोषक तत्व हैं और किन पोषक तत्वों का क्या कार्य है, शरीर के लिए किन की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, महत्वपूर्ण प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन का दैत्य कार्य प्रायः पूरा नहीं करता, इसके लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और उसे परामर्श देना, अनियमितता की लिखित सूचना अभिभावकों को देना और इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो सबसे उचित विकल्प क्या है साथियों? सबसे उचित विकल्प यह है कि अनियमितता के कारण पता करना और उसे परामर्श देना। सही उत्तर विकल्प संख्या 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तरुण भारत संघ नामक संगठन संबंधित है। 4 विकल्प देखिए। विशेष रूप से अक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने से, कमजोर बच्चों की कोचिंग चलवाने से और पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी यानी एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है। साथियों इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। तब से यह लगातार जल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता से अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद की प्राप्ति कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना और शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो यहाँ साथियों सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 4, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। साथियों प्रश्न संख्या 11 है, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो सबसे उचित विकल्प साथियों इसमें है विकल्प संख्या 2, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, ये बहुत रोचक प्रश्न है। किस जंतु के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह दांतों को अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं? तो इसमें देखिए 4 विकल्प है, दीमक, गिलहरी, छिपकली और चूहा। तो सही उत्तर है साथियों कुतरने का संबंध सीधा देखिए आप, जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं वो है चूहे। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, चूहा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत विद्यार्थी हों। और चौथा विकल्प है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित करें। तो यहाँ सबसे उचित और प्रभावी विकल्प क्या है साथियों? यहाँ सबसे उचित और प्रभावी विकल्प है विकल्प संख्या 4, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
यानी एनसीएफ 2005 किसे प्रस्तावित नहीं करती? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और विषयानुसार उपागम। तो यहाँ साथियों सही विकल्प क्या है, सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने को प्रस्तावित नहीं करती, बाकी तीनों विकल्पों को प्रस्तावित करती है। तो यहाँ के लिए सही उत्तर आपका है विकल्प संख्या 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? चारों विकल्पों को देखिए, कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, यह है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो बहुत रोचक प्रश्न है, इसके विकल्पों पर आप अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, ह्यूमस उपलब्ध कराना। जड़ों को ह्यूमस मिट्टी उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। तो ये जड़ों का कार्य नहीं है ह्यूमस उपलब्ध कराना। सही उत्तर विकल्प संख्या 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि, चार विकल्प देखिए। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ साथियों सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 1। साथियों पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तेल पानी के ऊपर फैलकर एक परत बना देता है और इससे क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण मच्छरों का प्रजनन कम हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में नहीं रहता? ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प साथियों है विकल्प संख्या 4। दीमक, चींटी और ततैया ये सब क्या है, ये कॉलोनी यानी बस्ती में अपने समूह में रहते हैं। मकड़ी के साथ ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, झारखंड। साथियों झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति ओरांव जनजाति की जो है भाषा ये कुडुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? चार विकल्प देखिए। भोजन, सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, भोजन। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन वो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है। बाकी सौरमंडल और मौसम किसके विषय के अंतर्गत आते हैं? ये भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ये विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर प्राथमिक स्तर के बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चार विकल्प देखिए। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा हेतु विद्यार्थियों के समूह बनाना। यहाँ सबसे उचित विकल्प क्या है साथियों? यहाँ सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 2, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22।
समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 4 विकल्प देखिए। निर्धारण मापन्य, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण और मौखिक परीक्षण। यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, दत्त कार्य। साथियों दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं, उन पर शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नहीं होता है। तो सबसे उचित कौन सा है? दत्त कार्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल दिया गया हो, तकनीकी भाषा होनी चाहिए, बच्चे की दैनिक भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, बच्चे की दैनिक भाषा यानी प्रतिदिन की भाषा से उसको संबद्ध होना चाहिए, जिससे उसको पाठ को समझने में, पाठ्य सामग्री को समझने में कठिनाई न हो। ठीक है, वो सहजता से चीज़ों को ग्रहण कर सके। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, फैक्ट का प्रश्न है, तो ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि पर्यावरण के साथ सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, ध्यान से कथन को देखिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? 4 विकल्प देखिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984, संविधान, अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और चौथा विकल्प है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो यहाँ साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार यह अधिकार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चारों विकल्पों को देखिए। बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर। तो सबसे प्रभावी विकल्प क्या है? आप भी अनुमान लगाइए। इसका सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, आंवला पालक और गुड़। ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26, अगला प्रश्न। भारत में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? मिर्च तो आप जानते हैं आपकी किचन की महत्वपूर्ण सब्जी है मिर्च। तो मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, दक्षिण अमेरिका। साथियों मिर्च का उद्गम जो देश है वो अमेरिका के मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में इसे दक्षिणी अमेरिका के व्यवसायी लाए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? 4 विकल्प देखिए। फाख्ता, शकरखोरा, बया, कलचिड़ी। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, फाख्ता। यह है कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है फाख्ता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 29। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्योंकि ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत कम होती है और ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ प्रश्न है वह है कि ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, सबसे उचित विकल्प विकल्प संख्या 2, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। आप जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध ठंडा रेगिस्तान अपने यहाँ क्या है? लद्दाख। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, यानी यहाँ वर्ष भर में लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये है एक फैक्ट, आप जान लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, आज का अंतिम प्रश्न।
समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम साथी फिर से प्रश्न को देखिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम एवं संसाधन है क्योंकि, बहुत ध्यान से देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है समुदाय से संबंधित। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम एवं संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और कोई भी समुदाय में ज्ञान उपलब्ध ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ साथियों सबसे उचित क्या है, यहाँ सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 3। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आज आपने तेजी से इस प्रैक्टिस सेट यानी पर्यावरण के अध्ययन के प्रैक्टिस सेट संख्या 2 पर प्रश्न संख्या 1 से 30 पर चर्चा कर ली। यह सभी प्रश्न बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप अपना अध्ययन जारी रखिए, करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।